तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने अलग राज्य की कर दी मांग। ममता बोली किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी बंगाल के दो टुकड़े, इसके लिए मुझे जान भी देना पड़ेगा तो भी मैं देने के लिए हूं तैयार। जहाँ दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि असम में भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा निकालना पड़ा भारी। पुलिस ने 25 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज करी एफआईआर। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान को लगा बड़ा झटका। पंजशीर में मारे गए तालिबान के 300 लड़ाके। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि आज मोदी सरकार जारी करेगी 4 साल में बिकने वाली सरकारी संपत्तियों की सूची। लोग बोले धीरे धीरे देश को बेच देंगे मोदी अमित शाह। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि अजमेर शरीफ दरगाह ने तालिबान को लगाई फटकार। कहा इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को क्यों कर रहे हैं तालिबानी बदनाम। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। आज प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसदों ने मोदी से की अलग राज्य की मांग। ममता बोली किसी कीमत पर बंगाल के नहीं होने दूंगी दो टुकड़े। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तर्ज पर अब भाजपा सांसदों ने पश्चिम बंगाल में 2 राज्यों की मांग कर दी है। भाजपा सांसदों ने कहा है कि उत्तर बंगाल के लगभग 20 से 25 जिलों मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल से एक अलग राज्य बनाना चाहिए और बंगाल के 2 टुकड़े कर देने चाहिए। भाई आपको बता दें कि बंगाल के विभाजन पर अब टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा है कि किसी कीमत पर मैं बंगाल का विभाजन नहीं होने दूंगी, बंगाल को 2 टुकड़ों में नहीं बंटने दूंगी, इसके लिए मुझे जान भी देनी पड़ेगी तो मैं जान देने के लिए तैयार हूं। ममता बनर्जी ने कहा है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भाजपा ने 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया और उनका विभाजन किया, वो नीति में बंगाल में मोदी की लागू नहीं होने दूंगी। अगर मोदी ने पश्चिम बंगाल का विभाजन किया तो मैं जो है अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इसकी अपील करूंगी और यूएनए तक जाऊंगी, लेकिन बंगाल का विभाजन नहीं होने दूंगी। दरअसल आपको बता दें कि अलीपुर द्वार से बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन वर्ला ने ये मांग प्रधानमंत्री मोदी से की थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, आप चाहते हैं कि बंगाल का विभाजन हो या फिर नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम में भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा निकालना पड़ा भारी। कोरोना नियमों को तोड़ने के आरोप में सीएम सहित 25 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असम में भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा निकालना भारी पड़ गया है और कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में भाजपा के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा सहित भाजपा के 25 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल आपको बता दें कि असम सहित पूरे देश में भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा के तहत जो नए कृषि कानून है उनके लोगों को फायदे बताएगी। भाई आपको बता दें कि इसमें भारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि इस भारी भीड़ में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़े जा रहे हैं और इसी के आरोप में असम में विपक्षी पार्टी ने भाजपा के सीएम सहित 25 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराई और कहा है कि ये कोरोना पूरे प्रदेश में फैला रहे हैं, इसलिए इन्हें जेल में डाला जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका असम से भाजपा को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान को अफगानिस्तान में लगा बड़ा झटका। पंजशीर में मारे गए तालिबान के 300 लड़ाके। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान के पंजशीर इलाके से तालिबान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान ने भले ही पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन अफगानिस्तान का पंजशीर राज्य अभी भी तालिबान की पहुंच से बाहर है। भाई आपको बता दें कि इस पर कब्जा करने के लिए तालिबान के लगभग 600 लड़ाके यहां पर पहुंचे, लेकिन यहां पर मौजूद सेना ने तालिबान पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस ताबड़तोड़ हमले में तालिबान के 300 लड़ाके मारे गए हैं और लगभग 150 लड़ाके बुरी तरह से घायल हो गए हैं और तालिबान बुरी तरह से इस क्षेत्र को छोड़कर भाग आया है। भाई आपको बता दें कि पंजशीर इलाके में ही अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ठहरे हुए हैं और उनके साथ भारी संख्या में सेना है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका तालिबान को पंजशीर इलाके से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार आज वित्त मंत्री के तहत जारी करेगी 4 साल में बिकने वाली सरकारी संपत्तियों की सूची। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब से देश में मोदी सरकार आई है तब से लगातार सरकारी संपत्तियों को बेचकर उनका निजीकरण कर रही है। भाई आपको बता दें कि पिछले दिनों केंद्र की मोदी सरकार ने भारत की सभी ट्रेनों को बेचने का ऐलान किया था, लेकिन इसका खरीदार नहीं मिल सका। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों
कि आज मोदी सरकार वित्त मंत्री के जरिए 4 साल में बिकने वाली सरकारी संपत्तियों की सूची जारी करेगी और मोदी सरकार आज बताएगी कि आने वाले 4 सालों में और कौन कौन सी चीजें सरकारी मोदी सरकार बेचने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार अब भी लगातार सरकारी संपत्तियों को बेचने पर तुली हुई है। आपकी क्या राय हमें कमेंट में बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना की दोनों डोज ले चुके सिख श्रद्धालु अगले महीने जा सकेंगे करतारपुर साहिब, पाकिस्तान ने दी अनुमति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने रविवार को घोषणा की है कि वह अगले महीने गुरु नानक देव की पुण्यतिथि के लिए कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाए गए तीर्थ यात्रियों को गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर आने की अनुमति देगा। गुरु नानक देव की पुण्यतिथि पर यानी अगले महीने सिख श्रद्धालु गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की यात्रा कर सकेंगे। पाकिस्तान सरकार ने रविवार को इस बात की घोषणा की है, लेकिन करतारपुर साहिब की यात्रा करने की अनुमति सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो कोरोना वायरस की दोनों डोज ले चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट पाकिस्तान से आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जातिगत जनगणना को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे नीतीश कुमार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से आज मिलेंगे। भैया आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर वह अपनी बात रखेंगे। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार बिहार में जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार सहित बिहार बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है और बिहार बीजेपी इसका विरोध कर रही है, जबकि तेजस्वी यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार जो है जातीय जनगणना की बिहार में मांग कर रहे हैं। इसी मसले को लेकर आज नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री मोदी हमें इजाजत देते हैं तो ठीक है, अगर प्रधानमंत्री मोदी इजाजत भी हमें नहीं देंगे तब भी हम जातीय जनगणना बिहार में कराएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अजमेर शरीफ दरगाह ने तालिबान को लगाई फटकार, कहा इस्लाम को क्यों कर रहे हो पूरी दुनिया में बदनाम। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान की बागडोर अपने हाथों में लेने के बाद अजमेर शरीफ दरगाह ने तालिबान को कड़ी फटकार लगाई है। अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख सैयद जैनुअल ने कहा है कि तालिबान शरिया के नाम पर आतंक का सहारा लेकर इस्लाम को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की तानाशाही दुनिया भर में इस्लाम के प्रति नफरत फैला रही है। अजमेर शरीफ दरगाह के मुखिया ने आगे कहा है कि भारतीय मुसलमानों को धर्म के नाम पर किसी भी तरह के दुष्प्रचार के शिकार नहीं होना चाहिए। सैयद जैनुअल आवेदीन ने कहा है कि तालिबान अपने आतंकवाद के एजेंडे को पूरा करने के लिए शरिया कानून की अलग अलग व्याख्या कर रहा है। सैयद जैनुअल आवेदीन ने कहा है कि शरिया कानून महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। शरिया कानून में किसी भी निर्दोष लोग को मारने की इजाजत नहीं है और ऐसा इस्लाम में भी नहीं है, इसलिए ये आतंकवादी हैं और इनको पनाह किसी भी कीमत पर मुसलमानों को नहीं देना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। अजमेर शरीफ दरगाह ने तालिबान को ये बड़ी फटकार लगाई है। आप इस बयान के पक्ष में हैं या फिर इसका विरोध करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मद्रास हाई कोर्ट ने मोदी से मांगा जवाब, कहा यूपी बिहार जैसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को संसद में ज्यादा सीट क्यों। जी दोस्तों आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश में केंद्र की मोदी सरकार से जनसंख्या के कारण राज्यों की स्थिति में होने वाले भेदभाव को लेकर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण को बेहतरीन तरीके से लागू करने वाले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के मुकाबले आबादी विस्फोट से गुजर रहे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को संसद में ज्यादा सीटें मिलने को लेकर स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही तमिलनाडु को 5600 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश केंद्र की मोदी सरकार को दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करने में विफल रहे हैं वे आबादी काबू करने वाले राज्यों, खासतौर पर दक्षिण राज्यों तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश से संसद में उन राज्यों से ज्यादा प्रतिनिधित्व पाने में सफल हो रहे हैं। इसलिए इन राज्यों को भी उतने ही सांसद और उतनी ही लोकसभा और विधानसभा की सीटें देनी चाहिए जो यूपी बिहार के लोगों को मिली है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तराखंड में बुरी तरह से हारेगी भाजपा, हिंदुत्व की राह पर पहुंची कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि हिंदुत्व के नाम पर हर राज्य को जीतने वाली बीजेपी को अब हिंदुत्व के नाम पर ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तराखंड में बुरी तरह से घेर लिया है, जिससे साफ होता है कि उत्तराखंड में बीजेपी इस बार बहुत बुरी तरह से चुनाव हारने वाली है और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की सरकार
उत्तराखंड में बनने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि पहले आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का ऐलान कर खुद को हिंदू वोटर से जोड़ने की कोशिश की और अब कांग्रेस हर कार्यक्रम में श्री गणेश के साथ शुरुआत करने की बात कर रही है। इससे साफ होता है कि कांग्रेस भी चुनाव में हिंदू वोटर और दूसरे वर्गों को अपने साथ लेकर सत्ता में वापसी के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। और आम आदमी पार्टी ने तो हिंदुत्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का उत्तराखंड में ऐलान कर दिया, जिसके बाद भाजपा से हिंदू वोटर बिल्कुल अलग थलग पड़े दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर हिंदू वोटर जुड़ने लगे हैं, जिससे भाजपा की मुश्किलें उत्तराखंड में बढ़ गई हैं। कि एक